वेलकम टू फिजिक्स विद लाल। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं आईबीए के जीएसटी टेस्ट सिलेबस का जो हमारा फिजिक्स पोर्शन है उसका लेक्चर नंबर 5। इससे पहले हमने लेक्चर 1 2 3 4 पहले डिस्कस किए डिफरेंट टॉपिक के ऊपर। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उनको आप देख सकते हैं। उसकी लिंक आपके कमेंट बॉक्स में दी जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डिटेल्स लेक्चर की दी जाएगी। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं लॉज ऑफ मोशन। इससे पहले हमने मोशन काइनेमेटिक के बारे में डिस्कस किया था। मोशन बेसिकली जब उसको कहते हैं जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन को क्या करती है, चेंज करती है। जब भी कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करती है तो उसको हम कहते हैं मोशन। तो अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं हमारे पास लॉज ऑफ मोशन। अगर अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है तो इसका मतलब रेस्ट है। अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है तो उसको कहते हैं मोशन। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं लॉज ऑफ मोशन के बारे में। तो हमारे पास लॉज ऑफ मोशन में पहले तो हमें डिस्कस करना है किसके बारे में, लॉज ऑफ मोशन। अब लॉज ऑफ मोशन हमें कितने दिए हैं, न्यूटन ने। कब दिए, 1687 के अंदर। 1687 के अंदर न्यूटन ने 3 लॉज दिए हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन प्रेजेंट द 3 लॉज ऑफ मोशन। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बेसिकली जो है वो डील करता है किसके बारे में, दैट डील्स विद द, एक होता है क्वालिटी, दूसरी होती है क्वांटिटी। तो ये हमारे पास डील करता है क्वालिटी ऑफ फोर्स। क्वालिटी ऑफ फोर्स। इससे पहले हमने फोर्स के बारे में डिस्कस किया है। तो फोर्स का फार्मूला क्या है, F में। और उसकी जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसको डिटेल में हमने स्टडी किया है क्वालिटी ऑफ फोर्स के बारे में। क्वांटिटी के बारे में, फोर्स क्या होती है ये हमें बताएगा। क्वालिटी, फोर्स की क्वालिटी क्या है, मतलब अगर सपोज करें यहाँ पर स्टेटमेंट हमने दी है, बॉडी कंटिन्यू स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में है इन स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक उसके ऊपर कोई बाहर से फोर्स एक्ट ना करे तब तक बॉडी अपनी स्टेट को ही मेंटेन करेगी। तो ये जो स्टेट मेंटेन करने में इसको हेल्प कौन करता है, इसको हेल्प करता है इनर्शिया। इसको हेल्प कौन करता है, इनर्शिया हेल्प करता है उसकी बॉडी की अपनी स्टेट को मेंटेन करने में हमें हेल्प करता है। बॉडी जब भी अपनी स्टेट चेंज करती है जब उसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है और उसके ऊपर हम फोर्स लगाएं, फॉर एग्जाम्पल ये बॉडी हमारे पास रेस्ट में है तो हमें इस फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी क्या होगी, मोशन में आएगी। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है और उसके ऊपर हम फोर्स लगाएंगे तो बॉडी क्या होगी, उसकी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चली जाएगी। तो इस तरह से फोर्स जो है वो किसी भी स्टेट को चेंज करने में, रेस्ट में है तो मोशन में लेके आने के लिए, या मोशन में है तो उसको रेस्ट में आने के लिए तो हम क्या करते हैं, कोई कोई फोर्स एक्ट उसको करते हैं। तो बॉडी अगर स्टेट ऑफ रेस्ट है तो रेस्ट में रहेगी, अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, एक एक्सटर्नल भी हो, अनबैलेंस अनबैलेंस फोर्स होगी। अगर बैलेंस फोर्स होगी तो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन ही करेगी। अनबैलेंस फोर्स जब तक हमारे पास नहीं लगती, अनबैलेंस फोर्स, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन इट, तो बॉडी जो है अपनी मोशन को बरकरार रखिए। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अगर मोशन में है तो मोशन रहेगी। जैसे फोर्स को हमने डिफाइन किया है तो फोर्स हमारे पास क्या है, एजेंट है जो चेंज करेगा स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। तो फोर्स का जो फॉर्मूला था फिजिकल टू एम, इसको हम न्यूटन सेकंड लॉ से हम ड्राइव करेंगे। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ जो डिस्कस करते हैं हमारे पास क्वालिटी ऑफ फोर्स के बारे में। तो इसमें हमारे पास है न्यूटन फर्स्ट लॉ, आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन फर्स्ट लॉ को क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी। इनर्शिया जो क्या है, इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी। तो इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर कॉल्ड इनर्शिया। इनर्शिया क्या करता है, रेजिस्ट करता है, रुकावट डालता है उसकी स्टेट को चेंज करने में। तो मतलब अगर रेस्ट में है तो रेस्ट वाली स्टेट को मेंटेन करने में हेल्प कौन करता है, इनर्शिया हेल्प करता है। अगर मोशन में है तो मोशन वाली स्टेट में हेल्प कौन करता है, उसको इनर्शिया ऑफ मोशन हेल्प करता है। तो मास इज डायरेक्ट मेजर ऑफ इनर्शिया को मेजर करने के लिए मास की हेल्प लेते हैं। इनर्शिया नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी, प्रॉपर्टी ऑफ मास। इनर्शिया जो है क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मास। अगर लार्जर मास है तो हमारे पास क्या होगा, लार्जर मास है तो हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर इनर्शिया होगा। अगर हमारे पास स्मॉलर मास है, ग्रेटर इनर्शिया। तो मतलब इनर्शिया जितना ज्यादा होगा उतना हमारे पास उसकी स्टेट, अगर रेस्ट में है, अगर इनर्शिया भी ज्यादा है, मास भी ज्यादा है, इनर्शिया भी ज्यादा है, तो उसको स्टेट को चेंज करने में हमें ज्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। अगर स्मॉलर मास है, छोटा मास है हमारे पास, स्मॉलर मास है, तो हमारे पास क्या होगा, उसकी स्टेट चेंज करने में हमें
कम फोर्स एक्ट करनी होगी, लेस इनर्शिया, उसका इनर्शिया भी क्या होगा, लेस इनर्शिया होगा। तो इनर्शिया बेसिकली उसको क्या करता है, हेल्प करता है उसकी स्टेट को मेंटेन करने में। तो हमारे पास न्यूटन फर्स्ट लॉ से हमें ये पता चलता है फोर्स का क्वालिटी क्या है, मतलब फोर्स जब एक्ट करती है तो क्या क्या हो सकता है, मतलब उसकी स्टेट जो अगर रेस्ट में है तो मोशन में आ सकती है, यूनिफॉर्म मोशन ट्रेवल कर रही है तो आपके पास उसकी मोशन में एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस हो सकती है। दिस लॉ वाज प्रेजेंटेड बाय न्यूटन। ये लॉ कितने दिए हैं, तो इसकी वजह से इसको न्यूटन लॉज ऑफ मोशन भी कहा जाता है या सिंपल लॉज ऑफ मोशन भी कहा जाता है। मोशन का मतलब है इफ ए बॉडी चेंज इट पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग, अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग तो उसको हम क्या कहते हैं, मोशन कहा जाता है। तो इनर्शिया जो है प्रॉपर्टी ऑफ मास, इनर्शिया जो क्या है हमारे पास प्रॉपर्टी है किसकी, मास की। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा। उसके बाद फर्दर ये था हमारे पास न्यूटन फर्स्ट लॉ, जिसको हमने कहा ये हमें बताएगा क्वालिटी ऑफ फोर्स, मतलब ये मैग्नीट्यूड के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देगा, जैसे मैंने इक्वेशन लिखी ना इसके बारे में नहीं, ये सिर्फ ये बताएगा क्वालिटी क्या है फोर्स की। अगर हमें क्वांटिटी फाइंड करनी है तो क्वांटिटी के लिए हमारे पास होगा न्यूटन सेकंड लॉ। इनर्शिया कैसे हेल्प करता है इसके लिए हम एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फर्दर हम सेकंड लॉ पे चलते हैं। तो इनर्शिया का हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारे पास कॉइन इन द ग्लास। अब कॉइन इन द ग्लास, अब इसमें देखो आपके पास फर्दर जैसे ये हैंड है और उसके बाद ये हमारे पास एक कार्डबोर्ड है, उसके ऊपर मैंने एक कॉइन रखी हुई है, ये क्या रखी हुई है, कॉइन। और नीचे आपके पास क्या है, गिलास है। अगर सपोज करें, अगर फोर फैक्ट ऑन द कार्ड, अगर हमने ये कार्ड है, कार्ड को इस गिलास से निकाल देते हैं, इससे खींच के निकाल देते हैं। अगर कार्ड को इससे हम निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर जो है फोर्स लगने की वजह से, क्योंकि हम फोर्स लगा रहे हैं कार्ड के ऊपर, हम कॉइन के ऊपर फोर्स नहीं लगा रहे, कॉइन का मास है, मास की वजह से अपनी स्टेट को क्या करेगी, मेंटेन करेगी, क्योंकि उसका मास ज्यादा है। तो इस वजह से क्या होगा, कॉइन को अगर हम यहाँ से निकाल लें, इस तरफ से खींच लें, तो ये कॉइन जो है वो क्या हो, गिलास के अंदर फॉल करेगी। ये ऐसे नहीं है कि कॉइन उसके साथ कार्डबोर्ड के साथ बाहर आ जाए, नहीं, कॉइन अपनी स्टेट को क्या करेगी, क्योंकि कॉइन पहले भी रेस्ट में है, कॉइन पहले भी रेस्ट में है तो बाद में भी क्या रहेगी, रेस्ट में ही रहेगी, क्योंकि अपनी स्टेट को क्या कर रही है, मेंटेन कर रही है। तो इसकी स्टेट को मेंटेन करने में हेल्प कौन कर रहा है, इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इनर्शिया जो है इसकी स्टेट को मेंटेन करने में हमें क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। तो कॉइन इन द ग्लास जो एग्जांपल हमारे पास, जिसमें हम कार्डबोर्ड को खींचेंगे तो बॉडी उसके अंदर फॉल करेगी, इसका मतलब जिसका मास होता है उसका इनर्शिया होता है। इनर्शिया क्या कर रही है, उसकी स्टेट को, इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, मतलब बॉडी जो इतनी कैपेबल नहीं है कि अपनी स्टेट को खुद ही खुद चेंज करे। तो जितना ज्यादा मास होगा उतना उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। तो ये हमारे कॉइन इन द ग्लास हमने यहाँ पर एग्जांपल डिस्कस किया न्यूटन फर्स्ट क्लास, इससे हमें पता चलता है क्वालिटी ऑफ फोर्स के बारे में, क्वालिटी ऑफ फोर्स। उसके बाद फर्दर जो हमारे पास है कि उसके बाद हम फर्दर डिस्कस करें न्यूटन सेकंड लॉ के ऊपर। न्यूटन सेकंड लॉ में हम डिस्कस करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ। अब न्यूटन सेकंड लॉ हमारे पास, जैसे हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ का कहा था, ये डील करता है हमारे पास किसके, क्वालिटी ऑफ फोर्स। तो न्यूटन सेकंड लॉ हमारे पास डील करता है किसके बारे में, क्वांटिटी ऑफ, इसमें हम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स फाइंड करेंगे, क्वांटिटी ऑफ फोर्स। वो हमारे पास क्वालिटी ऑफ फोर्स और ये हमारे पास क्या है, क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ फोर्स के बारे में यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिस्कस करें। तो न्यूटन सेकंड लॉ के अंदर अगर हमें क्वालिटी के बारे में डिस्कस करना है तो क्वालिटी बेसिकली हमारे पास क्या है, इट डिस्क्राइब करता है रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन। तो इस वजह से इसको समटाइम लॉ ऑफ एक्सेलरेशन भी कहा जाता है, मतलब ये रिलेशन बताता है किसके दरमियान, फोर्स और एक्सेलरेशन के दरमियान रिलेशन बताता है। इसकी वजह से इसको हम कह सकते हैं ये क्या है, हमारे पास रिलेशन बता रहा है फोर्स एंड एक्सेलरेशन के दरमियान। तो न्यूटन सेकंड लॉ की स्टेटमेंट ये, द नेट फोर्स एक्ट ऑन बॉडी प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब अगर किसी बॉडी के ऊपर हम फोर्स एक्ट करेंगे तो वो उसमें क्या प्रोड्यूस करेगी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी। तो जिस तरफ फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन के अंदर, मतलब जिस तरफ फोर्स लगेगी उसी डायरेक्शन उसकी क्या होगी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो इसकी स्टेटमेंट अब मैथमेटिकली अगर बनाए तो एक्सेलरेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के साथ, जितनी ज्यादा फोर्स लगेगी उतनी एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगी। और दूसरा क्या है, एक्सेलरेशन जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ बॉडी के साथ, जितना मास ज्यादा होगा उतनी एक्सेलरेशन जो होगी कम होगी। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गया, इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करें बाय कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, बाय कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। अगर दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा, जो एक्सेलरेशन होगी किसके बराबर होगी, एफ अपॉन एम के बराबर होगी।
अगर इसको फर्दर रीअरेंज करें तो हमारे पास जो इक्वेशन क्या बनेगी, दिस इक्वेशन प्रोपोर्शनलिटी जब खत्म करते हैं तो कांस्टेंट होता है, पर यहाँ पर कांस्टेंट हम के देते हैं। तो एक्सप्रेशन इज इक्वल टू के एफ अपॉन एम के जो हमारे पास क्या है, के कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू हम यहाँ पर क्या कंसीडर करते हैं 1। तो एक्सप्रेशन इज इक्वल हो जाएगा एफ अपॉन एम। तो अगर हमें फोर्स फाइंड करना है तो फोर्स के लिए हम क्या करेंगे, इसको फर्दर देखेंगे, एम को ऊपर ले गए हैं तो फोर्स इजिकल क्या एम ए हो जाएगा। तो इससे हम क्या करेंगे, फोर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना होगा। तो न्यूटन सेकंड लॉ हमारे पास बता रहा है किसके बारे में, क्वांटिटी ऑफ फोर्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं, किसके अंदर, न्यूटन सेकंड लॉ के अंदर। उसके बाद हमारे पास, तो इसमें हमारे पास क्वांटिटी ऑफ फोर्स आ गया। न्यूटन फर्स्ट लॉ में हमारे पास क्या था, क्वालिटी ऑफ फोर्स था। तो अब फर्दर जो हमें यहाँ पर डिस्कस करना हो, कौन सी चीज डिस्कस करनी है, न्यूटन थर्ड लॉ। तो न्यूटन थर्ड लॉ हमें बताता है पेयर ऑफ फोर्सेस के बारे में, किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, पेयर ऑफ फोर्सेस। जैसे न्यूटन फर्स्ट लॉ हमारे पास इंफॉर्मेशन दे रहा है किसके बारे में, दिस गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द, न्यूटन फर्स्ट लॉ में दे रहा है इन्फॉर्मेशन क्वालिटी, न्यूटन सेकंड लॉ में क्वांटिटी के बारे में, और न्यूटन थर्ड लॉ में इन्फॉर्मेशन देता है पेयर ऑफ फोर्सेस के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है। तो अब हमारे पास क्या है, न्यूटन थर्ड लॉ में यहाँ पर डिस्कस करना है, तो उसमें हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी इसके बारे में। उसमें जो हम इन्फॉर्मेशन हासिल करेंगे, न्यूटन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ हमारे पास इंफॉर्मेट टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब इसमें पेयर ऑफ फोर्सेस की बात करता है, पेयर ऑफ फोर्सेस। पेयर ऑफ फोर्सेस हमारे पास किस फॉर्म में होते हैं, एक होगी फोर्स एक्शन की, और दूसरी फोर्स हमारे पास क्या होगी, रिएक्शन। एक्शन और रिएक्शन ऑफ फोर्सेस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है कौन, न्यूटन थर्ड लॉ। तो न्यूटन थर्ड लॉ के अंदर हम एक्शन और रिएक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसमें हमारे पास जो है, न्यूटन थर्ड लॉ के अंदर एक्शन फोर्स होती है और दूसरी रिएक्शन फोर्स होती है। तो अगर हम इसकी स्टेटमेंट बनाए न्यूटन थर्ड लॉ की, तो हम ऐसे कह सकते हैं, टू एवरी द एक्शन फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड टू द रिएक्शन फोर्स, ऐसे भी कह सकते हैं, या फिर इसको सिंपल वर्ड में हम ऐसे भी कह सकते हैं, टू एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड टू एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब हर एक्शन का क्या होगा, अपोजिट रिएक्शन होगा। तो मतलब एक फोर्स, हमारे पेयर ऑफ फोर्सेस के बारे में, एक एक्शन फोर्स होगी, दूसरी रिएक्शन फोर्स होगी, अपोजिट रिएक्शन फोर्स होगी। ठीक है। तो मतलब टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हर एक्शन का हमें क्या मिलता है, रिएक्शन मिलेगा। तो उसको हम क्या कहते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ। तो इसमें हमें ये तो पता चला कि फोर्सेस हमेशा क्या होती हैं, पेयर के अंदर होती है। जैसे हम एक बॉल को दीवार पे मार रहे हैं तो एक्शन है, और दीवार उसको क्या दे रही है, रिएक्शन दे रही है। तो मतलब एक्शन और रिएक्शन ऑफ फोर्सेस हम यहाँ पर कहते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या है, और ये भी याद रखें कि एक्शन और रिएक्शन दो डिफरेंट बॉडी पे होता है। एक्शन एंड रिएक्शन जो है, एक्शन एंड रिएक्शन जो है, दो एक्शन और रिएक्शन ऑन टू डिफरेंट बॉडी। इसमें बॉडी दोनों क्या होती है, हमारे पास डिफरेंट बॉडी होती है, सेम बॉडी पे नहीं होगा। एक्शन रिएक्शन दो डिफरेंट बॉडी पे होगा। अगर एक बॉडी पे, जैसे बॉल है, तो बॉल अगर एक्शन कर रहा है तो रिएक्शन कौन दे रही है, अगर बॉल हमारे पे एक्शन कर रहा है तो रिएक्शन हमें कौन दे रही है, जो वॉल दे रही है, दीवार दे रही है। तो मतलब रिएक्शन हमारे पास वॉल, दीवार दे रही है। तो एक्शन और रिएक्शन दो डिफरेंट बॉडी पे होगा, और एक्शन एंड रिएक्शन का कोई टाइम डिले नहीं होगा, उसी टाइम पे होगा, टाइम में कोई डिफरेंस नहीं होगा। एक्शन और रिएक्शन एक्ट साइमल्टेनियसली या सेम टाइम के लिए। तो मतलब एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट साइमल्टेनियसली, एक्शन एंड रिएक्शन जो हो रहा है हमारे पास एक ही टाइम पे होगा, टाइम का डिले नहीं होगा, एक्ट साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब दैट आर एग्जिट इक्वल पीरियड ऑफ टाइम, मतलब सेम टाइम पे होगा उसमें। मतलब साइमल्टेनियसली मतलब है सेम टाइम, मतलब उसमें कोई डिले नहीं होगा, सेम टाइम पे। ऐसे नहीं एक्शन हुआ कुछ देर बाद रिएक्शन मिले, नहीं, दोनों डिफरेंट बॉडी पे होगा, और क्या होगा, सेम टाइम पे होगा। तो एक्शन और रिएक्शन फोर्स जो है वो बैलेंस नहीं कर सकते हैं,
मतलब दोनों डिफरेंट बॉडी में बैलेंस तभी होती है तभी जब एक ही बॉडी पे दो फोर्सेस लग रही हो, क्योंकि ये डिफरेंट बॉडी पे है तो आपके पास क्या होगा कि इनका हम बैलेंस नहीं कर सकते। डिफरेंट बॉडी पे होने की वजह से जो है एक्शन जो फोर्सेस एक्शन एंड रिएक्शन एंड रिएक्शन जो फोर्सेस हैं ये आपको बैलेंस नहीं कर सकते, आर नॉट बैलेंस। तो इन फोर्सेस को हम बैलेंस नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये दोनों डिफरेंट बॉडी पे है, इस वजह से ये बैलेंस नहीं की जा सकती। तो मतलब एक्शन जो फोर्स होता है उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है रिएक्शन फोर्स के। मैग्नीट्यूड के अंदर कोई चेंज, मतलब एक्शन फोर्स जो है उसका मैग्नीट्यूड जो है, सपोज करें वो आपके पास ए टू बी है तो आपके पास सामने वाली जो फोर्स होगी बी टू ए होगी, मैग्नीट्यूड बराबर होगा पर डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। और लिखते कैसे हैं, जैसे मैंने लिखा है एफ ए बी। एफ ए बी का मतलब है ए बॉडी जो फोर्स लगा रही है बी बॉडी पे, और एफ माइनस ए बी का मतलब है ये माइनस एफ बी ए। इसका मतलब है जो जिस बॉडी पे हमने फोर्स लगाई वो सामने के फोर्स लगा रही है अपोजिट डायरेक्शन में। अगर ये ए बॉडी है और ये बी बॉडी है दीवार, तो जब ए बॉडी बी बॉडी पे फोर्स लगा रही है तो बी बॉडी दोबारा ए बॉडी पे फोर्स लगा रही है। तो ये हमारे पास एक्शन फोर्स फॉरवर्ड है तो रिएक्शन फोर्स के अपोजिट में होगी। तो मतलब एफ ए बी का मतलब है कि हमारे पास फोर्स बाय ऑब्जेक्ट ए ऑन बी। तो मतलब ये हमारे एक्शन फोर्स है और ये हमारे पास क्या है, रिएक्शन फोर्स है। दोनों एक दूसरे क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होंगे। तो एक्शन और रिएक्शन दोनों क्या होंगे हमारे पास, डिफरेंट बॉडी पे एक्ट करेंगे। तो न्यूटन थर्ड लॉ हमें इंफॉर्मेशन देता है पेयर ऑफ फोर्स, न्यूटन फर्स्ट लॉ हमें इंफॉर्मेशन देता है क्वालिटी ऑफ फोर्स, एंड न्यूटन सेकंड लॉ में इंफॉर्मेशन देता है क्वांटिटी ऑफ फोर्स। तो ये हमारे पास कुछ हमने टॉपिक डिस्कस किए लॉज ऑफ मोशन। तो इसके डिफरेंट एग्जांपल होता है, जैसे हम टेबल के ऊपर अगर हम हाथ से फोर्स लगा रहे होते हैं, ये टेबल है और टेबल के ऊपर हम ऊपर से पुश करते हैं तो हमारे पास जो ऊपर वाले पुश करने वाली फोर्स डाउनवर्ड होती है और रिएक्शन फोर्स कहाँ होती है, अपवर्ड डायरेक्शन होती है। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहाँ होगी, एक्शन फोर्स हमारे पास डाउनवर्ड है और रिएक्शन फोर्स क्या होगी, अगर हम ऊपर से पुश कर रहे हैं तो हमारा एक्शन फोर्स डाउनवर्ड है तो एक्शन फोर्स की वजह से हमें क्या मिलेगा, रिएक्शन फोर्स मिलेगा। रिएक्शन फोर्स कहाँ पर है, अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर होगा। तो ये हमारे पास की पुश करने वाली फोर्स एक्शन फोर्स, तो इसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहाँ होगा, ऊपर होगा। तो ये भी आपके पास क्या है, हमारे पास एक एक्शन है और दूसरा क्या है, रिएक्शन। दोनों क्या है हमारे पास डिफरेंट बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही है। तो एक्शन एक्शन और रिएक्शन बॉडी फोर्सेस कभी भी एक दूसरे को बैलेंस नहीं करेंगे, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट बॉडी पे एक्ट कर रही है। इसी तरह हमारे पास रॉकेट जो होता है, रॉकेट जो लॉन्च होता है ना, तो रॉकेट जो है वो नीचे की तरफ पुश करता है, तो इस वजह से रॉकेट जो है वो आपके पास अपवर्ड मूव करता है। तो एक्शन करता है तभी हमें क्या मिलता है, रिएक्शन मिलता है, और रॉकेट जो है कहाँ मूव करता है, अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करता है। द फ्लाइट ऑफ रॉकेट जो है इज आल्सो एग्जांपल ऑफ द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थैंक यू फॉर वाचिंग फिजिक्स विद लाल। और इससे पहले जो लेक्चर हुए उनकी अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा, तो उन लेक्चर को आप जरूर देखिए। और इससे रिलेटेड जो टॉपिक है हमारे पास काइनेमेटिक जो हम पहले डिस्कस करके आए एक्सलेशन से रिलेटेड, तो उसको भी जरूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग फिजिक्स विद लाल। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं।